हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू भारती ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। क्लास 11th का एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्टिंग एकदम बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं रहा है उनके लिए टर्म्स को समझना थोड़ा मुश्किल रह जाता है। सिंस ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसमें हम वो अकाउंटिंग क्या होता है, इसके टर्म्स किस तरीके से होते हैं, उसका रियल मीनिंग क्या होता है, ये सब समझेंगे। सो आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ही बेसिक है ये, जिसको हम कहते हैं नींव है ये। सो लेट्स स्टार्ट। फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम डेफिनेशन देख रहे हैं। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। राइट, दिस इज द डेफिनेशन। एंड डेफिनेशन क्या है अकाउंटिंग की? तो कोई भी प्रोसेस आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग किस चीज़ की? तो एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन की। वो इन्फॉर्मेशन क्या है? तो इकोनॉमिक इवेंट से रिलेटेड होती है ऑर्गेनाइजेशन की। बेसिकली इसका मतलब ये है कि किसी भी इकोनॉमिक इवेंट की इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, मेज़र करना, रिकॉर्ड करना, फिर कम्युनिकेट करना किसको? तो इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। यूज़र्स के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। एंड सो ये जो प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग, इसी प्रोसेस को हम अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग को हम हिंदी में लेखांकन कहते हैं। राइट, आई होप यहाँ पे आपको डेफिनेशन समझ में आ गया है। किसी भी इकोनॉमिक इवेंट के इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, फिर कम्युनिकेट करना इसको, तो यूज़र्स को, इस प्रोसेस को हम अकाउंटिंग कहते हैं। राइट, यहाँ पे डेफिनेशन तो हम समझ गए हैं, बट ये जो वर्ड्स, जो भारी भारी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग, फिर इकोनॉमिक इवेंट्स एंड देन यूज़र्स, ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम एंटिटी कहते हैं, ये सब होता क्या है, मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होती है? तो here economic events, and economic event is known as a happening of consequence to a business organization which consist of transactions and which are measurable in monetary term। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें कि मॉनेटरी टर्म्स इंक्लूड हो, जिसको हम किसी भी ट्रांजेक्शन को जब हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, कर सक रहे हैं, तो उसे हम इकोनॉमिक इवेंट्स कहते हैं। राइट, कोई भी काम हो रहा है, कुछ भी चीज़ हो रही है, तो वो तो इवेंट है ही है, बट उस इवेंट में एक मॉनेटरी टर्म का होना, उसे हम मनी पैसे में लेके जा रहे हैं, उसकी एक वैल्यू हमें पता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि हाँ चलो इकोनॉमिक इवेंट हो रही है। राइट, जैसे कि एग्जांपल ले यहाँ पे, तो परचेज़ ऑफ मशीनरी है। जब हम मशीनरी परचेज़ करते हैं तो उसमें क्या हम इन्वॉल्व करते हैं? जब परचेज़ करते हैं तो हम पैसे देते हैं। राइट, पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शंस बिटवीन आउटसाइडर एंड एन ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज एक्सटर्नल इवेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइडर में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल इवेंट्स कहेंगे। और वही ऑर्गेनाइजेशन के विद इन हो रहा है, एंटिटी के अंदर हो रहा है, तो उस ट्रांजेक्शन्स को हम इंटरनल इवेंट्स कहते हैं। राइट, नेक्स्ट जो हम डेफिनेशन में जो एक वर्ड हम पढ़े थे वो था आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना। तो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन होता क्या है? तो आइडेंटिफिकेशन मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजेक्शंस टू रिकॉर्ड। किस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, किसको नहीं करना है, ये बेसिकली हम पता करते हैं आइडेंटिफिकेशन में। किसी भी ट्रांजेक्शन को, किसी भी इकोनॉमिक इवेंट को आइडेंटिफाई करना, इसे ही आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। दैट इज टू आइडेंटिफाई इवेंट्स विच आर टू बी रिकॉर्डेड। राइट, किसे रिकॉर्ड करना है, किसे रिकॉर्ड नहीं करना है, इससे हम पता करते हैं। जब हम किस चीज़ को रिकॉर्ड करना है, किस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करना है, इसी प्रोसेस को हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पॉलिसीज़ चेंज होते हैं, स्टाफ्स के अपॉइंटमेंट होते हैं, मैनेजर्स के अपॉइंटमेंट होते हैं, तो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, बट हम इन डिसीजंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, शो नहीं करते हैं। क्यों शो नहीं करते हैं? क्योंकि उसमें हम कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे होते हैं। क्या आप मतलब ऐसा एक क्वेश्चन है कि क्या हम जब किसी को अपॉइंट करते हैं तो क्या हम किसी को पे कर रहे होते हैं, या फिर तो हम किसी से पैसे ले रहे होते हैं? सिंस ये एक सिर्फ इवेंट है, इस इवेंट में कोई मॉनेटरी टर्म नहीं है, कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं है, इसे हम पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई ये क्या है, हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। वही चीज़ें यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल आर इंपॉर्टेंट, बट नन ऑफ दीज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। हम इन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हाउएवर व्हेन अ कंपनी मेक्स अ सेल और परचेज वेदर ऑन कैश और क्रेडिट, इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। राइट, और वहीं दूसरी साइड अगर कोई कंपनी सेल कर रही होती है या परचेज़ कर रही होती है, सेल या परचेज़ मतलब क्या? सेल या परचेज़ मतलब नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन कर रही है, फिर चाहे वो कैश में हो या फिर तो क्रेडिट पे हो, तो हम उस चीज़ को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। राइट, नेक्स्ट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट्स। किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को फाइनेंशियल टर्म में लेके जाना, मॉनेटरी यूनिट्स में लेके जाना। मॉनेटरी यूनिट्स क्या है? तो रुपीज़ और पैसे। इंडिया की बात करें तो रुपीज़ और पैसे ये मेजरिंग यूनिट है। तो किसी भी ट्रांजेक्शन को हम अगर वर्थ मनी कर देते हैं, उसमें मॉनेटरी टर्म्स यूज़ कर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम मेजरमेंट कहते हैं।
राइट। इफ एन इवेंट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स, किसी भी इवेंट को अगर हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं मॉनेटरी टर्म में, तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे फाइनेंशियल अकाउंट्स में। दिस इज वाई, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, दिस इज वाई इंपॉर्टेंट आइटम्स लाइक चेंजेस इन पॉलिसीज एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल आर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हम शो नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? तो वही चीज़ है कि हम उसमें मॉनेटरी टर्म उसमें हम नहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं, दैट्स द ओनली रीज़न, राइट। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इज आफ्टर पेइंग आइडेंटिफाई करने के बाद, मेजर करने के बाद, इन इकोनॉमिक इवेंट्स को क्या करना होता है? रिकॉर्ड करना होता है। किसमें? तो बुक्स ऑफ अकाउंट में, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब एक सिरे से सबसे पहले ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, इस तरीके से, राइट। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। इकोनॉमिक इवेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर लिए, मेजर कर लिए, रिकॉर्ड कर लिए, एक ऑर्डर में हम सब कर लिए, फिर आखिर में क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को जनरेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं एक प्रॉपर फॉर्म में, किसको? मैनेजमेंट को और बाकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स को, राइट। ये इन्फॉर्मेशंस, दिस इन्फॉर्मेशंस आर रेगुलरली कम्युनिकेटेड थ्रू अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। ये जो कम्युनिकेशन होती है, ये जो रिपोर्ट हम लोग तैयार करते हैं, ये जो भी हम इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकालते हैं, पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है, इसे हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? इन फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के थ्रू हम इसे जो कम्युनिकेट करते हैं, दिस रिपोर्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट आर यूजफुल टू अ वैरायटी ऑफ यूजर्स। और ये रिपोर्ट कहाँ कहाँ जाती है? मैनेजमेंट के पास जाती है, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर्स, सारे लोगों के पास जाती है, वैरायटी ऑफ यूजर्स के पास जाती है, फॉर डिफरेंट पर्पस, राइट। The accounting information system should be designed in such a way that the right information is communicated to the right person at the right time, right। ये जो अकाउंटिंग रिपोर्ट होता है, इसको इस तरीके से डिज़ाइन करना होता है कि राइट इन्फॉर्मेशन, एक सही इन्फॉर्मेशन सही इंसान के पास और सही टाइम पे जाए, राइट। और ये रिपोर्ट्स जो होते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, डेली, वीकली, मंथली या फिर तो ईयरली। नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ बिजनेस एंटरप्राइज। कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज, वेदर प्रॉफिट या फिर तो नॉट प्रॉफिट मोटिव, किसी भी कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है, कोई भी एंटिटी है, उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना हो या ना हो, वो जो बिजनेस एंटरप्राइज है, वो जो एंटिटी है, वो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन ही कहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एक्टिविटीज़ एंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, राइट। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हम एक प्रॉपर एक सेशन होगा उसमें हम पढ़ेंगे, राइट। क्या क्या है ये? सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है, पार्टनरशिप फर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंपनीज हैं, एटसेट्रा। नेक्स्ट इज इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। यूजर्स हम पहले भी हम अभी पीछे स्लाइड में पढ़ चुके हैं, यूजर्स कितने तरह के होते हैं। एक होता है इंटरनल यूजर्स, एक होता है एक्सटर्नल यूजर्स। बात करें इंटरनल यूजर्स की, तो इंटरनल यूजर्स में इंक्लूड कौन कौन होते हैं, कौन कौन आते हैं इंटरनल यूजर्स में? चीफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल ऑफिसर्स, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर्स, प्लांट मैनेजर्स, स्टोर मैनेजर्स, एटसेट्रा। और वहीं अगर हम बात करें एक्सटर्नल यूजर्स की, तो एक्सटर्नल यूजर्स में इन्वेस्टर्स आते हैं, शेयर होल्डर्स आते हैं, क्रिएटर्स, बैंक्स, टैक्स अथॉरिटीज़, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे हम सेबी भी कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, कस्टमर्स, एटसेट्रा, राइट। नेक्स्ट इज वाई डू द यूजर्स वांट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हम क्यों, क्या ज़रूरत है लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देने की, अकाउंटिंग रिपोर्ट देने की? क्या करते हैं हम इसे लेकर के, ये कहाँ कहाँ काम आते हैं? तो हर एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे किसके लिए अकाउंटिंग रिपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या देखने के लिए अकाउंटिंग रिपोर्ट लेता है। तो फर्स्ट वन इज यार ओनर्स या शेयर होल्डर्स को ही हम ओनर्स भी कहते हैं। शेयर होल्डर्स बहुत तरह के होते हैं, इक्विटी होते हैं, प्रेफरेंस होते हैं। तो अगर इक्विटी है तो उसे हम ओनर के भी नाम से जानते हैं, राइट। So next is to see if they are getting satisfactory return on their investment and to assess the financial health of their company. Owners report क्यों लेते हैं? To check the position, right? Financial health क्या है कंपनी की, and then वो जितना उसमें इन्वेस्ट किए हैं, जितनी उनकी कैपिटल है, वो उतना उनको रिटर्न मिल रहा है, यानी सेटिस्फैक्टरी रिटर्न मिल रहा है यानी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ये देखने के लिए उनको रिपोर्ट चाहिए होती है। नेक्स्ट है डायरेक्टर्स या फिर तो मैनेजर्स, तो इनके लिए है टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस, बेसिकली ये कंपनीज या फिर तो ऑर्गेनाइजेशंस या फिर तो एंटिटीज़ की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए इनको रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। क्रेडिटर्स के लिए लिक्विडिटी पोजीशन चेक करने के लिए वो लोग यूज़ करते हैं। लिक्विडिटी पोजीशन क्या होती है? लिक्विडिटी पोजीशन से हमें पता चलता है कि कंपनी इसे रीपे कर पाएगी या नहीं। लिक्विडिटी से हमें पता चलता है कि कंपनी इसे रीपे कर पाएगी या नहीं, राइट। रीपे, इसी लिक्विडिटी पोजीशन की वजह से क्रेडिटर्स फिर तय करते हैं कि उनको क्रेडिट पे सामान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स टू असेस वेदर और नॉट टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द कंपनी। इन्वेस्टर्स के लिए भी रिपोर्ट बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत यूजफुल होती है, टू चेक आउट कि उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन सच कंपनी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट टू नो द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। गवर्नमेंट बेसिकली टैक्स के लिए वो देखना चाहती है, टैक्स के लिए उन्हें रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इसी में हमारे कुछ अथॉरिटीज़, लोकल अथॉरिटीज़, टैक्स अथॉरिटीज़ एटसेट्रा आ जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे होने चाहिए, लाइक उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए किसी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में? तो फर्स्ट वन इज रिलायबिलिटी, रिलायबल होना चाहिए, उस पर डिपेंड हो सकते हैं, उसके ऊपर रिलाई कर सकता है यूजर, ऐसा होना चाहिए, राइट। रिलायबिलिटी मीन्स यूजर्स मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इन्फॉर्मेशन। रिलायबल इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उसमें, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, और फेथफुली रिप्रेजेंट्स व्हाट इट इज़ मेंट टू रिप्रेजेंट, राइट। नेक्स्ट इज रेलेवेंट होना चाहिए, टू बी रेलेवेंट द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये हैं आप गए एक न्यूज़पेपर वाले के पास,
और आप उसे बोले कि भैया हमें न्यूज़पेपर चाहिए, न्यूज़पेपर वाले ने बोला कि ठीक है भाई हम दे देंगे न्यूज़पेपर। ये बंदा 6 बजे शार्प 6 AM ये आपके यहाँ आता है, एक न्यूज़पेपर फेंक के जाता है, राइट। जब आप न्यूज़पेपर देखते हो तो ये कल की न्यूज़पेपर होती है, एक दिन पहले की न्यूज़पेपर होती है, ये रेलेवेंट नहीं है आपके लिए, राइट। सेम इसके साथ सेम यहाँ भी यही चीज़ है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जब हमें लेट मिलती है या फिर तो बासी न्यूज़ मिलती है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं होती है उसे, वो कहीं भी हेल्पफुल नहीं होती, वो यूज़फुल नहीं है, राइट। तो इसीलिए रेलेवेंस होना बहुत ज़रूरी, रेलेवेंट होना बहुत ज़रूरी है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, प्रॉपर टाइम पे मिलना चाहिए, मस्ट हेल्प इन प्रेडिक्शन, फीडबैक एंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग रिपोर्ट की डिसीजन मेकिंग वाली जो चीज़ है वो बहुत ज़रूरी होती है। Next is understandability. Users must interpret accounting information in the same sense as it is prepared and conveyed to time. Right? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जिस तरीके से उसे बनाया गया है वो उसी सेंस में यूजर्स भी उसे इंटरप्रेट कर पाएँ। ऐसा ना हो जाए कि हम बनाए कुछ और है, यूजर समझ कुछ और रहे हैं, राइट। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए उसमें। एंड द लास्ट वन इज कंपेरेबिलिटी, कंपेयर करने लायक भी होना चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी कंपेरेबल, इन्फॉर्मेशन शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट यूजर्स कैन कंपेयर द रिपोर्ट्स। कंपेयर इन टर्म्स ऑफ व्हाट? दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कंपेरिजन हो सकता है, दो अकाउंटिंग पीरियड के बीच में कंपेरिजन हो सकता है, इस तरह की कंपैरिजन, राइट। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं? तो रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए, एंड द लास्ट वन इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए किसे? तो यूजर्स को। हम जानते हैं यूजर्स दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, और हम ये भी जानते हैं कि इंटरनल यूजर्स क्या होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक अब जो कॉमर्स जर्नी स्टार्ट होने वाली है आप लोगों की, उसमें ये वर्ड्स बहुत ही कॉमन हैं, बहुत ही रेगुलर बेसिस पे आपको सुनने को मिलेंगे। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या है इसका, ये समझते हैं। सो जो पहला वर्ड है वो है एंटिटी। इट हैज़ अ डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, मतलब क्या, तो इनका एक अपना ही एग्जिस्टेंस होता है, जैसे मैं हूँ, आप हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आईटीसी लिया हुआ है, आईटीसी ही है, लोग सब जानते हैं आईटीसी को, आईटीसी भी एक स्पेसिफिक एग्जिस्ट करती है, वो हम सब जानते हैं वो एग्जिस्ट करती है, उनका उसका एक अपना अस्तित्व है, राइट। तो उसी तरीके से बिजनेस एंटिटी जो होती है उनका भी एक अपना आइडेंटिटी होता है, फाइन। नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शन, एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। इट कैन बी कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। किसी भी इवेंट में जब हम मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व कर देते हैं, पैसे आ जाते हैं उसमें, तो वो क्या हो जाता है, ट्रांजेक्शन हो जाता है। अभी ट्रांजेक्शन क्या होता है कि कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट इज एसेट्स। एसेट्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन। किसी भी कोई भी आइटम जो कि रेगुलर बिजनेस ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में हेल्पफुल है, जिसे यूज़ किया जा सकता है, उसे हम एसेट्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि कोई एंटिटी है, वो एक मशीन परचेज़ की है और उस मशीन को हम मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर रहे हैं, उस मशीन से हम मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट करके रखे हुए हैं, और फिर वो जो मैन्युफैक्चर हम किए, जो फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस हुआ, वो फिर आखिर में जा करके हम बेचते हैं, सेल ऑफ कर देते हैं, और फिर हमारी क्या आती है, रेवेन्यू आ जाती है, रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सो जो हम लोग को रेवेन्यू मिला है, जो हमारी इकोनॉमिक बेनिफिट हुई है बिकॉज ऑफ दिस एसेट, एन एंटिटी ओन्स अ मशीन विच इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट टू द एंटिटी। तो इसी मशीन को हम क्या करेंगे, एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज अ एसेट दिखाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज हैज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं करंट एसेट्स, एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स, राइट। करंट एसेट्स में आते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट्स, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर डिफर्ड टैक्स एसेट्स, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर अदर नॉन करंट एसेट्स। वही करंट एसेट्स की बात करें तो करंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में हम लोग का एक बिल रिसीवेबल भी होता है, जिसे हम बीआर के नाम से जानते हैं। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, अदर करंट एसेट्स भी होते हैं, जो हम धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी और हम जानेंगे कि इसे किस तरीके से ट्रीट करते हैं, इनके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, इनके मतलब क्या है, राइट। मूविंग अहेड, फिक्स्ड एसेट्स दो तरह के होते हैं, टेंजिबल एसेट्स होते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें लाइबिलिटीज़ की, तो लाइबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशन और डेट्स लाइबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशन और डेट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। क्या होता है लाइबिलिटीज़? ये होता है लाइबिलिटीज़ को हमें एट सम टाइम हमें रीपे करनी पड़ती है, कर्जा, ये हमारे लिए ऑब्लिगेशन होता है, राइट, कर्जा होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल भारतीय ज्वेलर्स है जो कि रॉ गोल्ड्स को खरीदता है, कच्चा सोना खरीदते हैं, वर्थ कितना, 70,000 रुपीज़ कच्चा सोना खरीदा जाता है क्रेडिट पे। तो ये जो क्रेडिट 70,000 का है ना, होल्ड ऑन, मैं पहले बैलेंस शीट दिखाती हूँ। ये है बैलेंस शीट हमारा, इस तरफ हम लाइबिलिटीज़ लिखते हैं, इस तरफ हम एसेट्स लिखते हैं, राइट हैंड साइड में एसेट्स एंड लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज़, राइट। तो ये जो हम लाइबिलिटी साइड में ये जो 70,000 हम लिखेंगे, ये हमारा 70 के क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटी होता है और हम इसे यहाँ पे इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ एज करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर ट्रेड पेबल्स आते हैं, जिसे हम बीपी कहते हैं, जैसे डेटर्स के टाइम पे, जैसे हम ट्रेड रिसीवेबल्स के टाइम पे बीआर गए थे, बिल रिसीवेबल, उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स होते हैं और साथ ही एक बिल्स पेबल भी होता है, राइट। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अदर करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है और डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ है, राइट। नेक्स्ट इज करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़।
करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज आर इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब डेली बेसिस पे ये काम में आते हैं। ये ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है? सेल, परचेज, राइट। तो ये जो करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होते हैं ये इसी में आते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आते हैं। कैसे आते हैं तो मैं बताती हूँ। करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स में अभी हम लोग थोड़ी देर पहले एक चीज़ पढ़े थे, बिल रिसीवेबल, होल्ड ऑन, यस, बिल रिसीवेबल पढ़े थे, राइट। तो ये जो करंट एसेट में बिल रिसीवेबल होता है ना, ये हम लोग को डेटर से मिलता है। डेटर कैसे आएगा? डेटर कैसे आएगा? जब हम कोई सामान को सेल करेंगे क्रेडिट पे तो हमारा डेटर बनता है, हो गया। इस वजह से करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज जो होते हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं ऑपरेटिंग साइकिल से। करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज जो होते हैं वो सेटल या फिर तो रियलाइज हो जाते हैं विद इन 12 मंथ। लाइबिलिटीज होते हैं तो वो सेटल होते हैं, एसेट्स होते हैं तो रियलाइज होते हैं। करंट आइटम्स आर प्राइमरीली फॉर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब फिर वही चीज़ आ गया, सेल एंड परचेज। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल को हम पूंजी कहते हैं, कैपिटल को हम पूंजी कहते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज़ नोन एज कैपिटल। जो अमाउंट ओनर जो बिज़नेस स्टार्ट करने वाला है या बिज़नेस स्टार्ट किया है, वो बंदा जितना पैसा लेके आया, जितना कुछ भी लेकर के आया, उसे ही हम कैपिटल कहते हैं। और याद रखेंगे कैपिटल कैश में भी होता है, एसेट्स में भी होता है, गुड्स में भी होता है, राइट। इट इज़ शोन एज कैपिटल ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे, बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज़ होता है। लाइबिलिटीज़ में ही हम सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं, फिर कैपिटल के बाद हम धीरे 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 नीचे करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ ये सब लिखते हैं, राइट। जो हम बाद में क्वेश्चन में भी करेंगे ये चीज़ को। नेक्स्ट इज सेल्स। सेल्स आर टोटल रेवेन्यूज फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स, इट मे बी इन कैश और इन क्रेडिट। सेल्स सबको पता होता है, जितने भी रेवेन्यूज जनरेट होते हैं सामान को बेच करके या फिर तो सर्विसेज को बेच करके, सर्विसेज को रेंडर करके, तो उसी को हम सेल्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट इज रेवेन्यूज। रेवेन्यूज अर्न फ्रॉम सेल्स आर नोन एज सेल्स रेवेन्यू। सेल करके जितने भी रेवेन्यूज हम कमाएंगे उसे हम सेल रेवेन्यू के नाम से जानते हैं। और जितने भी रेवेन्यू जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, रॉयल्टीज हो गया, रेंट हो गया। एक और चीज़ होता है कि जब हम लोग बिजनेस चला रहे होते हैं, एंटिटी चला रहे होते हैं, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर भी हम लोग लेते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, न्यूज़पेपर हम लोग फिर बेच देते हैं, पैसे आ जाते हैं, वो भी इनकम ही होता है एक तरह का। तो वो इनकम कहाँ आएगा? कॉमन रेवेन्यू है वो, सेल्स रेवेन्यू नहीं है वो जो हम लोग सेल करेंगे ना, वो एक्चुअल सेल नहीं है हम लोग का, राइट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनकम, ये सिर्फ इनकम है, कॉमन रेवेन्यूज। Next is expense. Expense means cost incurred by an entity in the process of earning revenue are known as expense. रेवेन्यू को कमाने के प्रोसेस में जितने भी कॉस्ट इंकर होते हैं, जितने भी कॉस्ट लगते हैं, उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। एग्जांपल क्या है? सैलरीज। जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर तो जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई भी मशीन चलवाते हैं, या फिर तो जब हम हायर करते हैं, तो उसमें हम लोग को वर्कर्स लगते हैं, तो हम वर्कर्स को हायर करते हैं। उस वर्कर को हम लोग को सैलरी या फिर तो वेजेस देने पड़ते हैं। तो क्या हो गया? किसी भी चीज़ को कमाने के लिए जो खर्च हम लोग का जो लग रहा है उसे ही हम एक्सपेंस कहते हैं। Examples are salaries, rent, depreciation, etc. Next is expenditure. Spending money or incurring a liability for some benefit is called expenditure. Example है goods purchased, machinery purchased, etc. जब हम जो पैसे खर्च करते हैं और उसके बदले में हमें कोई बेनिफिट मिलता है तो हम उस चीज़ को हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंस अलग है और एक्सपेंडिचर अलग है। इफ़ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड, अगर कोई एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल के पहले एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, तो उसको हम एक्सपेंस बोलेंगे। रेवेन्यू नेचर का होता है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो हम रेवेन्यू नेचर का है तो हम उसको एक्सपेंस बोलते हैं। अगर वही बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा चल जाता है तो उसको हम एसेट के तौर पर उसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं और उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर उसे ट्रीट करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज गेन। प्रॉफिट अराइजेस फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जब हम लोग सेल करते हैं तो हम रोज़ रोज़ फिक्स्ड एसेट सेल नहीं करते हैं। हमारा काम है गुड्स को सेल करना। हम जिसमें डील करते हैं हम उसको सेल करते हैं। जो फिक्स्ड एसेट्स होता है वो हमारे ऑपरेटिंग साइकिल को हेल्प करती है, ऑपरेटिंग साइकिल को कंटिन्यू करने में हेल्प करती है, ना कि उसको हम बेच के सब कुछ खत्म कर दें, राइट। तो जब कभी ये बहुत ही कभी कभार होता है, इसलिए हम इसको इंसिडेंटल ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो ये जब ट्रांजेक्शन होती है और जब हम फिक्स्ड एसेट्स को बेचते हैं तो वो जो उसमें से जो प्रॉफिट निकलती है तो उस प्रॉफिट को हम गेन कहते हैं। आफ्टर गेन लॉस के बारे में बात करें तो मनी लॉस्ट विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न। बिना किसी बेनिफिट के मिले जब हमारा पैसा खर्च हो जाता है बिना किसी बेनिफिट मिले तो उसको हम लॉस कहते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका ये है कि जब हम फिक्स्ड एसेट्स को बेचते हैं, अभी हम कुछ देर पहले उसको बेच रहे थे और उसमें प्रॉफिट मिल रही थी। अभी अगर हम फिक्स्ड एसेट्स को बेच रहे हैं और उसमें लॉस मिल रहा है तो उसी लॉस को वो जो कम पैसे मिलेंगे तो उसको हम लॉस कहेंगे। या फिर तो और एक एग्जाम्पल है वो कैश एम्बेजलमेंट। कैश एम्बेजलमेंट का मतलब होता है कैश का चोरी होना, गबन हो जाना। फिर एक और है गुड्स डैमेज्ड बाय फायर, गोडाउन में आग लग गई, राइट। नेक्स्ट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट इज रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड सोल्ड। गुड सोल्ड कोई भी सामान बेचे उसमें हम लोग को कुछ परसेंट मिल गया या फिर तो कुछ अमाउंट डिडक्शन मिल गई तो उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। 100 रुपये का सामान था, दुकानदार ने बोला 10 रुपये आपके लिए माफ, 90 रुपये में हम आपको दे रहे सामान, तो वो जो 10 रुपये वो हमारे लिए डिस्काउंट है। 500 का सामान था, होल्ड ऑन, यस, 500 का सामान था, 10% बोला डिस्काउंट। ये जो 10% है ये हम लोग डिस्काउंट के तौर पे यूज़ करेंगे। बहुत तरह के डिस्काउंट भी होते हैं जो हम आगे सेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज वाउचर। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज नोन एज वाउचर।
एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जब रिसीव करते हैं या पे करते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है कैश में जब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो आपको एक रिसीट मिलती है, तो वो रिसीट भी आपका एज अ वाउचर यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज गुड्स। गुड्स की बात करें तो गुड्स रेफर टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। आइटम्स परचेज्ड फॉर यूज़ इन द बिजनेस इज को नॉट कॉल्ड गुड्स। किसी भी आइटम को जब हम परचेज कर रहे हैं अपने बिजनेस के यूज़ के लिए तो उसको हम गुड्स के तौर पे यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है इक्विपमेंट्स, फर्नीचर परचेज फॉर एन एंटिटी आर ट्रीटेड एज एन एसेट। ये जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर तो फर्नीचर्स हम लोग खरीदते हैं एंटिटी के लिए, तो उसको हम एज एसेट रिकॉर्ड करेंगे, शो करेंगे। जैसे कि कोई कार डीलर है तो उसके लिए कार जो है वो गुड्स है, वहीं पे दूसरों के लिए जैसे कि कोई ट्रैवलिंग के लिए खरीदा है कोई एंटिटी, तो उसको हम एज अ गुड शो नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज ड्राइंग्स। विड्रॉल ऑफ मनी और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ इज नोन एज ड्राइंग्स। अपने खुद के खर्च के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए जब हम बिजनेस से पैसे निकाल लेते हैं या कोई सामान निकाल लेते हैं, उसको हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। नेक्स्ट इज स्टॉक। स्टॉक आर अनसोल्ड गुड्स इन्वेंट्री। बेसिकली ये इन्वेंट्री होता है अनसोल्ड गुड्स जो हम लोग गोडाउन में फिनिश गुड्स रखते हैं, जिसको सेल करने के लिए रखा जाता है, उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। डेटर्स। डेटर्स आर पर्सन और एंटिटीज हु ओ टू एन एंटरप्राइज एंड अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज सन्ड्री डेटर्स ऑन द एसेट साइड। एसेट साइड के सन्ड्री डेटर करके हम उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। ये कंपनी है, ये सामान बेची क्रेडिट पे। राम ले लेते हैं, राम है ये, सामान बेची राम को क्रेडिट पे। राम जो है ये क्रेडिट पे लिया है, मतलब अभी तो पैसे नहीं दिया लेकिन बाद में तो देगा, कभी ना कभी तो देगा। तो इस राम को हम डेटर के अच्छे से ट्रीट करते हैं। ये रहा बैलेंस शीट, यहाँ पे राम आ गया, राइट। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर पर्सन और एंटिटीज हु हैव टू बी पेड बाय एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग द एंटरप्राइज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑन द लायबिलिटी साइड। ये है राम, ये है ऑर्गेनाइजेशन। इसको चाहिए रॉ मटेरियल, इसको चाहिए रॉ मटेरियल, राम से रॉ मटेरियल ले रहा है, राइट। ये रॉ मटेरियल लिया, बदले में पैसे तो देगी ऑर्गेनाइजेशन। अभी पैसे नहीं है हमारे पास, हम पैसे नहीं दे रहे, कभी ना कभी तो देंगे। लाइबिलिटी है हमारे लिए। लेट्स से ये 500 का सामान लिया है, देखिए जो 500 है ये हमारे क्रेडिटर्स के तौर पे हम लोग बैलेंस शीट में फिर दिखाएंगे।